Welcome to Gantavya Academy, and this is your host Gantavya Darbari. And today we will be releasing the one shot revision that is part 2 of atoms and molecules. तो आई होप कि आपने सारा चैप्टर पढ़ लिया है, सब कुछ आपका तैयार है. देन इट विल बी हेल्पिंग यू आउट टू रिवाइज इट प्रॉपरली. बट यू नो वॉट, winners don't do different things. Winners don't do different things, they do the same things differently. So we have to find that difference, and practice is the only key. You know what, if you want extraordinary results, yes, if you want extraordinary results, you can't get it through ordinary efforts. Okay, so what you have to do, you have to find what others are doing which you are not doing. Those who are scoring good marks, ओके, दोज हु आर स्कोरिंग फुल मार्क्स. तो आपको स्ट्रेटेजी लगानी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है, और इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए. तो ये वीडियो एक प्रयास है, एक एफर्ट है मेरा, जिससे कि आप इसको रिवाइज कर सकें. इससे पहले भी मैंने एक वन शॉट वीडियो वन डाला है, ये उसका पार्ट 2 है. आई होप दिस विल डेफिनेटली give you a different edge. So bye bye, take care, keep learning, and don't forget to subscribe it and share as much as possible so that मेरे जो effort हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे. Thank you. That's it. So let's start the session. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई एटम क्या होता है. व्हाट एग्जैक्टली इज एन एटम. तो हम ये जानते हैं कि जो वर्ड एटम था ये दिया था डेमोक्रेटस ने. ठीक है, उसके बाद डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी और बहुत सारे पॉस्टुलेट थे. तो व्हाट एग्जैक्टली इज एन एटम एंड हाउ वी विल डिफाइन दिस एटम. So we can say that an atom is the smallest particle of a matter which will take part in a chemical reaction. तो हालांकि आज हम जानते हैं कि एटम को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड कर चुके हैं. डाल्टन का वो पोस्टुलेट रॉन्ग था वेयर ही इज सेइंग दैट एटम इज इनडिविजिबल, बट देन आल्सो an atom is the smallest particle which take part in a chemical reaction. I hope this is clear. Now let's move to another. सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे. तो भाई मॉलिक्यूल जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, या तो एलिमेंट का या कंपाउंड का. ठीक है, इसमें खास बात क्या है, जो कि फ्रीली एग्जिस्ट करता है. इफ इट इज एग्जिस्टिंग फ्रीली, देन एंड देन इन ओनली वी विल से दैट इट इज अ मॉलिक्यूल, राइट. So I hope this is clear that what exactly is a molecule. A molecule is the smallest particle of an element which take part in a chemical reaction. So let's move to another topic. तो अब हम देखेंगे कि भाई कितने टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं, राइट. तो फर्स्ट टाइप है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड सेकंड टाइप है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. तो यू मस्ट नो कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है, molecule of element and molecule of compound, right. तो let's take कि भाई molecule of element क्या है. तो molecule of element को हम define करेंगे which is made up of similar kind of atoms, यानी same kind के atom होने चाहिए. like क्लोरीन में एक क्लोरीन और एक क्लोरीन कंबाइन करके बनाता है Cl2. so we have in this सिमिलर काइंड ऑफ एटम, और अगर सिमिलर काइंड ऑफ एटम होते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है. ऐसे बहुत सारे हैं लाइक H2, O2, N2. ठीक, तो ये सारे के सारे होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. नाउ लेट्स डाइव टू अनदर टाइप, दैट इज भाई मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है. तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, एज यू कैन सी दैट इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, राइट. तो एक मेरे पे कैल्शियम का एटम है और दो क्लोरीन के एटम है. जब वो कंबाइन कर रहे हैं दो टाइप के एटम, तो वो बना रहे हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, राइट. तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है, विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स. तो I hope till now it is clear that what is molecule of element and what is molecule of compound. Now let us see कि how we will define atomic mass unit.
तो पॉइंट ये था कि एटम का मास अगर मैं ग्राम में कैलकुलेट कर रहा था तो इतना छोटा आ रहा था कि उसे हम एक्सप्रेस कहीं कर ही नहीं पा रहे थे। तो हमने कुछ ऐसा मेथड डिवाइस किया जिसमें कि हम रिलेटिव मेथड निकाल सकें। तो उसके लिए हमने लिया कि भाई एटॉमिक मास यूनिट, एक यूनिट ले लेते हैं जिसको हम सबसे कंपेयर करेंगे, है ना। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो बेसिकली 1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट होता है कि जब मैं 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 लेता हूं, यानी 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, राइट। तो कार्बन 12 के अगर मैं 12 इक्वल पार्ट्स करूं और उसमें से एक पार्ट ले लूं तो उसको बोलूंगा 1 AMU, यानी वो क्या है? 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। सो आई होप इट इज क्लियर। तो इसको हम AMU बोलते हैं। आजकल इसके लिए यू इंटीग्रेटेड यूनिट भी यूज हो रही है। सो व्हाट इज 1 AMU? 1 AMU इज नथिंग बट 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 को काफी बाद में लिया गया यूपीएससी के द्वारा। उसके पहले जो था हाइड्रोजन भी था और ऑक्सीजन भी था, पर लेटेस्ट जो है उसमें हम कार्बन 12 को ले रहे हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स डाइव इन अनदर कंसेप्ट। तो अब हम देखते हैं कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। तो जब मैं किसी चीज को कंपेयर कर रहा हूं एक पर्टिकुलर चीज से, तो उसे मैं बोलता हूं कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यहां पे मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं? मैं कंपेयर कर रहा हूं इसको कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से। तो मैं हर बार 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? 1 AMU, राइट। सो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, इज हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक, यानी जिस एटम का मैं मास निकालना चाहता हूं उसको मैं अपने किससे कंपेयर करूंगा? 1 AMU से, कि 1 AMU से कितने टाइम्स हैवियर है। अगर मैं कहता हूं कि कैल्शियम का मास जो है वो 40 U है, इसका मतलब क्या है कि वो 40 टाइम्स हैवियर है विद दैट ऑफ द कार्बन 12। तो यहां पे हम रिलेटिव एटॉमिक मास यानी हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास की, और वो भी रिलेटिव, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो आई होप दिस इज क्लियर। जैसे मैग्नीशियम है, अगर उसका 24U है, इसका मतलब क्या है कि वो 24 टाइम्स हैवियर है विद द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, राइट। Now we have seen that what is relative atomic mass. So let's dive into the concept ki what is relative molecular mass. So how many times one molecule of an element is heavier than 1/12 part of carbon 12? यानी जब मैं किसी कंपाउंड को, यानी वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड को कंपेयर करता हूं विद द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, तो उसको मैं बोलता हूं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। जैसे वाटर का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है 18, ठीक है, यू, या 18 AMU। तो ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो व्हाट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास? दैट हाउ मेनी टाइम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। Now, let us see one more topic, and which is very, very important, that what exactly is valency or how we will define valency. So, valency can be defined as the combining capacity of an element. ठीक है, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है तो उसकी क्या कैपेसिटी है, वो किस कैपेसिटी में कंबाइन करता है, उसको हम उसकी वैलेंसी बोलते हैं। अब जो लेटेस्ट डेफिनेशन है वो कहती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लूज हुए, तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल गेन करता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए या कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए, तो ये जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए या गेन हुए या शेयर्ड हुए, यही उसकी वैलेंसी होती है। लाइक सोडियम की वैलेंसी 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या करेगा? वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक, बिकॉज इट इज अ मेटल। क्लोरीन जिसकी वैलेंसी 1 है, दैट मीन्स इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरीके से शेयरिंग में चलता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, इसको भी हम वैलेंसी ही कहते हैं। तो ये लेटेस्ट डेफिनेशन है जो वैलेंसी की है, राइट। तो
आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू यू। तो अब पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो लेट्स सी द डेफिनेशन कि भाई द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है दैट डिफाइंस कि कितने नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल को बनाने में एंगेज है। यानी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द एक्सप्रेशन दैट डिफाइंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, कि एक कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स, कि, किस एटम के कितने एलिमेंट हैं। लाइक जैसे वाटर का अगर मैं केस लूं, H2O या NaCl ले लें या KCl ले लें, इस पर जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो इससे मुझे पता चलेगा कि एक मॉलिक्यूल कंपाउंड में कितने एटम्स एलिमेंट के हैं। राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। अगर मैं कहता हूं CaCl2, ये एक केमिकल फॉर्मूला है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CaCl2 का, इसका मतलब एक एटम कैल्शियम और 2 एटम्स क्लोरीन कंबाइन करके ये बना रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड। ओके, सो आई थिंक till now the concept is clear to you. Now let us see what is one mole, कि मोल क्या होता है। तो मोल की मैं बात करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, कोई भी एक कलेक्शन, जैसे हम कहते हैं 1 डजन, 1 डजन मतलब 12, ऐसे ही मोल जो है वो एक ग्रुप ऑफ नंबर्स है जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो क्या है मोल? मोल एक कलेक्शन है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का। ठीक है, ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं। और मोल की ऐसा यूनिट होती है मॉल, MOL से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो I hope the mole concept is clear to you. So mole is nothing but a collection of this much particles. Now let us see कि मोलर मास क्या होता है। अभी तक हमने देखा कि मॉलिकुलर मास क्या होता है ना, पढ़ चुके हैं हम पहले। तो मोलर मास क्या होता है? तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ मोलर मास? सो मोलर मास इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। यानी अगर मैं 1 मोल कैल्शियम लेता हूं तो उसका मास क्या होगा? 40 ग्राम पर मोल। अगर मैं 1 मोल वाटर लेता हूं, ठीक है, तो उसका मास कितना होगा? 18 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास क्या है? मोलर मास है 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का मास, उसे मोलर मास कहते हैं। और इसकी SI यूनिट होती है ग्राम पर मोल। its SI unit is gram per mole. So molar mass is the mass of 1 mole of a substance. That substance can be an atom and that substance can be a molecule. Right? So I hope till now the concept is clear. तो अब हम और डाइव डीप करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है। पर उससे पहले हम आपको ये समझा दें कि हमने ये देख लिया कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। तो हम इसके आगे प्रोसीड कर रहे हैं कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज अ एटॉमिक नंबर। हम एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं? तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स which is always equal to the number of electron in an atom. तो एक एटम में प्रोटॉन का संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी नंबर्स के बराबर होती है, और इसी को हम उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जिसको हम सिंबल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सब स्क्रिप्ट में लिखा होता है, जहां पे भी सिंबल होगा वहां पे ये सब स्क्रिप्ट में लिखा होगा। ठीक, नाउ लेट अस सी that atomic number is clear. So what exactly is atomic number? Atomic number is the number of proton which is always equal to the number of electron in an atom and it is represented by alphabet Z. So I hope आपको एटॉमिक नंबर पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं मास नंबर। ठीक है, तो मास नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इससे पहले ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा जो मास है एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस में 2 टाइप के पार्टिकल्स रहते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, राइट, एज पर रदरफोर्ड मॉडल। तो हाउ यू विल डिफाइन मास नंबर? तो it is the sum of proton and neutrons present in the nucleus of an atom and it is represented by symbol A। और इसको हम सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ लिखते हैं।
right? So what exactly is mass number? Mass number is nothing but the sum of neutron plus proton which is present in the nucleus of an atom and it is represented by symbol A. तो अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो हम प्रैक्टिकली इसको करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन के थ्रू, एंड द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू कि भाई मेरे पे कार्बन है और इसको मैं लिख रहा हूं कार्बन 12 और नीचे सबस्क्रिप्ट में है 6। तो जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया कि जो सबस्क्रिप्ट में होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, और सुपरस्क्रिप्ट में जो होता है यहाँ पे 12 लिखा हुआ है वो होता है उसका mass number. So over here, this six is nothing but atomic number, and this 12 is mass number. तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एटॉमिक नंबर बताना है, मास नंबर बताना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं। चलिए हम इन सबको बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि मेरे को गिवन क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको दिया हुआ था कार्बन 12 और एटॉमिक नंबर था उसका 6। तो ये जो नीचे वैल्यू लिखी है दैट इज एटॉमिक नंबर, है ना। और ये जो ऊपर वैल्यू लिखी है होती है मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर किसके बराबर था? हमने डेफिनेशन में क्या देखा था कि एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 जो है वो हमारे क्या है? प्रोटॉन, और ये 6 ही हमारे इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटम में ये दोनों संख्याएं सेम होती है, दोनों नंबर सेम होते हैं। अब जब मैं न्यूट्रॉन निकालूंगा तो न्यूट्रॉन के लिए आप 12 में से 6 को माइनस करेंगे, यानी मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। अब हम क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो 12 है इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है ना। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, अगर मुझे न्यूट्रॉन ढूंढना है तो ये 6 तो प्रोटॉन है, इसको माइनस कर दूंगा अगर मैं इसमें से, देन आई विल गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ओवर हियर 6, सो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनमें सेम आ रहा है। तो आई होप फ्रॉम दिस क्वेश्चन दिस इज क्लियर कि अगर कभी भी आपको ऐसा सिंबल मिल जाता है जिसके ऊपर उसका मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर लिखा हो, तो उससे आप उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? So I hope this is clear, isn't it? Now let us move to another concept, that is how to write the chemical formula. तो chemical formula किसी भी कंपाउंड का कैसे लिखा जाता है? Now in this you can see we have a valency chart जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो हमारे राइट हैंड साइड में जो है पॉली एटॉमिक आयंस है, ठीक है, ये पॉली एटॉमिक आयंस है। जैसे अमोनियम है, हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, फॉस्फेट। इन द मिडल वी हैव नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन। तो हाइड्राइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ऑक्साइड है, सल्फाइड है, नाइट्राइड है। इसमें आपने एक चीज नोट की कि हर एक में सिफिक्स में डीई आ रहा है। हाइड्राइड से लीजिए, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, सल्फाइड, ठीक है। अब जो मेरे राइट हैंड साइड में है वो है मेटल्स, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर 1, इनकी है 1 वैलेंसी। मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन 2, कॉपर 2, इन सब की 2 वैलेंसी है। और एल्यूमिनियम एंड आयरन 3 वैलेंसी 3, ठीक है। तो जब मुझे वैलेंसी चार्ट पता होगा तभी मैं केमिकल फॉर्मूला फ्रेम कर सकता हूं। तो आपको सबसे पहले ये चार्ट याद करना है, उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना है। बाय द टाइम इफ यू आर थिंकिंग दैट यू नीड टू रिवाइज इट, आप इतना टाइम नहीं है तो अभी आप देख देख के कर लो, पर बिना वैलेंसी टेबल के आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। चलिए हम आगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द कांसेप्ट। सो हियर वी गो। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो केमिकल फॉर्मूले के लिए आपको क्या करना है, कुछ फॉर्मूले हम देख लेते हैं कि भाई फॉर्मूला ऑफ अ सोडियम क्लोराइड कैसे लिखूंगा। तो यहां पे आप देखो सोडियम की वैलेंसी है 1, राइट, और क्लोरीन की वैलेंसी है 1, दोनों की 1 1 है। तो सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो जब भी आप इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो सबसे पहले इनके सिंबल्स लिखेंगे कि सोडियम इज Na एंड क्लोरीन इज 1, फिर उनके सामने उनकी वैलेंसी लिखेंगे। फिर इनकी वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगी, यानी सोडियम के आगे मैं लिखूंगा क्लोरीन की वैलेंसी,
और क्लोरीन के आगे मैं लिखूंगा सोडियम की वैलेंसी, राइट। तो जब इसका फॉर्मुलेशन होगा इस फॉर्मूले का, तो चूंकि दोनों में सेम वैलेंसी है, राइट, तो इट विल बी NaCl। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर सिमिलर वैलेंसीज हैं तो उन्हें नहीं लिखते हैं, राइट। और सबसे पहले लिखा जाता है मेटल, देन लिखा जाता है नॉन मेटल। क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू अनदर, दैट इज the formula of, let us say, sodium sulfide. Okay, so for sodium we know that Na is 1 and sulfide जो एक नॉन मेटल है तो उसकी वैलेंसी होती है आपकी 2, right? Now we will interchange. For sodium we will write 2 and for sulfide we will write 1, so the formula will be Na2S। तो यहाँ पे जो 2 वैलेंसी है मैंने कौन सी दी? सल्फाइड की। और सल्फाइड पे या सल्फर पे किसकी दी? सोडियम की। और 1 हमें पता है कि हम लिखेंगे नहीं, तो सोडियम सल्फाइड हो गया Na2O। So I hope till now everything is clear. You know what? Practice makes the man perfect. और प्रैक्टिस ही इसकी की है। इसके लिए आप वैलेंसी चार्ट याद कर लिए और आपको या चार्ट तो याद ही हो गया होगा, आई थिंक सो। Now let us take another, that is the formula of मैग्नीशियम सल्फाइड। अब हमने नया एलिमेंट लिया है मैग्नीशियम, जो एक मेटल है। तो मैग्नीशियम जिसका सिंबल है Mg, वैलेंसी है 2, एंड सल्फाइड जिसकी हमने देखी थी अभी कि 2 वैलेंसी थी। अब देखो दोनों की वैलेंसी 2 है। मैग्नीशियम की वैलेंसी सल्फाइड वाली लिखी जाएगी और सल्फाइड की वैलेंसी मैग्नीशियम वाली लिखी जाएगी, क्योंकि इंटरचेंज हो जाता है। और फॉर्मूला बनेगा MgS, नॉट Mg2S2, क्योंकि हम सिमिलर वैलेंसीज नहीं लिखते हैं, ना ही 1 लिखते हैं। तो आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। सो मैग्नीशियम, एज यू ऑलरेडी नो, Mg, वैलेंसी 2, एंड फॉर क्लोराइड इट इज Cl1। तो मैग्नीशियम और क्लोराइड की वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा? Mg1Cl2, and we will not write 1, so the formula is MgCl2। So MgCl2 क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। सो आई होप कि यू ऑल आर एंजॉइंग इट, और जो भी आप देख रहे हैं उसको लिखिए, ठीक है। स्टॉप कर दीजिए वीडियो को, लिखिए, चेक करिए, फिर मैच करिए कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा, और अगर सही नहीं आ रहा तो उसमें हम क्या और कर सकते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ magnesium nitride। Magnesium, the symbol is Mg and the valency is 2. For nitride, we have N valency 3. Now we will interchange. So Mg3N2. So the formula is Mg3N2। तो जो हमारी नाइट्रोजन की वैलेंसी है वो यहाँ पे आ गई, और मैग्नीशियम की वैलेंसी आ जाएगी यहाँ पे। सो इट इज Mg3N2, राइट। सो आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। तो अब हम डाइव डीप करते हैं और देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनेगा जब हमारे पॉलीएटॉमिक आयंस आ जाते हैं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज पॉलीएटॉमिक आयंस? पॉलीएटॉमिक आयंस आर दोज आयंस या दोज ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट। तो जब ग्रुप ऑफ एटम्स मिल जाते हैं और उन पे एक चार्ज आ जाता है तो हम उसे बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। नाउ till now I think you have mastered the concept, so let's revise one more, that is molecular formula of ammonium oxide. Yes, you heard it right, ammonium oxide. Now the symbols is NH4, valency 1, and the oxide is 2. We will interchange, so NH4 whole twice O, NH4 whole twice O। तो O की वैलेंसी थी 2, तो NH4 को हमने डाला ब्रैकेट में, एंड देन वी राइट O। 1 चूंकि NH4 की थी वो लिखी नहीं जाएगी, तो फॉर्मूला इज NH4 whole twice O। So I hope you all are enjoying it, isn't it? So let's dive into another. So let's take a formula of ammonium hydroxide। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सिंबल NH4 1। हाइड्रोक्साइड एक और रेडिकल है जो कि बेसिक रेडिकल है, बेसिक नहीं है, एसिडिक रेडिकल है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा, अब देख रहे हैं हम दोनों की 1 1 है, तो NH4
OH इज द फॉर्मूला NH4OH। अब ब्रैकेट हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 है, 1 हम लिखते नहीं है। सो आई होप दिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स डाइव अनदर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। अब कार्बोनेट एक एसिडिक रेडिकल है, अमोनियम एक बेसिक रेडिकल, तो इसका सिंबल NH4, 1 वैलेंसी है। कार्बोनेट CO3, इसकी वैलेंसी है 2। वी विल इंटरचेंज। अब यहाँ पे NH4 के आगे लग रहा है 2, तो ब्रैकेट में लगेगा NH4 होल ट्वाइस CO3। क्लियर है, NH4 होल ट्वाइस CO3, क्योंकि NH4 के आगे हमने 2 लिखना था, दैट इज व्हाई वी आर पुटिंग इट इन अ ब्रैकेट। और CO3 के आगे 1 तो लिखना ही नहीं है, तो NH4 होल ट्वाइस CO3। तो अब आप मुझे बताओ चैट बॉक्स में लिखे कि आपको ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, एंड यू ऑल आर एंजॉइंग इट एंड लविंग इट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री कि अगर आपने सिंबल्स याद कर लिए हैं, आपने वैलेंसीज याद कर लिए हैं, तो ये सारे के सारे क्रिस्टल क्लियर हैं। आपको इन्हें रिवाइज कैसे करना है, जब मैं आपको फॉर्मूला बनाने के लिए दे रहा हूं, आप पॉज करिए, लिखिए, मैच करिए, और अगर सही है तो वेल एंड गुड, एंड इफ देयर इज एनी एरर जस्ट डू द करेक्शन एंड नोट डाउन व्हाट मिस्टेक यू हैव मेड। So let's take another problem. Formula of, let us take another one now, मैग्नीशियम सल्फेट। अब यहां पे मैग्नीशियम तो मेटल है, पर सल्फेट जो है वो एक एसिडिक रेडिकल है, पॉलीएटॉमिक आयन है। सो मैग्नीशियम इज 2, एंड जो हमारा सल्फेट है उसका फॉर्मूला होता है SO4, उसकी वैलेंसी होती है 2। अब दोनों की सिमिलर वैलेंसी है, वी विल इंटरचेंज, सो फॉर्मूला विल बी MgSO4, isn't it? So let's dive another problem. So what is the formula of, let us take मैग्नीशियम सल्फाइड। अब देखो ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं जो हमें परेशान करती हैं, ध्यान से सुनना। सल्फाइड, अगर हमारा सिफिक्स डी है तो नॉन मेटल है। अब बचे हमारे सल्फेट एंड सल्फाइट। अगर सल्फेट है तो SO4, और सल्फाइट है तो SO3, दोनों की वैलेंसी 2 होती है। तो यह मैग्नीशियम 2 और सल्फाइट, मैंने भी आपको बताया SO3, वैलेंसी 2, दोनों की सिमिलर वैलेंसी है। We will interchange it and we will write MgSO3, that is magnesium sulfide. So I hope you all are enjoying. So let's move another problem. So this is the next in front of your screen. मैग्नीशियम फॉस्फेट। अब मैंने एक और पॉलीएटॉमिक आयन लिया, एसिडिक फॉस्फेट है, और Mg की वैलेंसी में पता है, फॉस्फेट होता है PO4, वैलेंसी होती है 3। वी विल इंटरचेंज Mg3 PO4। अब यहाँ पे 2 लिखना है, तो वी विल पुट इन ब्रैकेट, so Mg3 PO4 whole twice. I hope you all are enjoying it and loving it. And if you are loving it, just give me a like and don't forget to subscribe the channel. ठीक है, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए, सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ इट। मैंने बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको वैलेंसीज याद हैं तो फॉर्मूला कैसे बनता है। मोस्ट ऑफ द टाइम द स्टूडेंट्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने बड़ा सिस्टमेटिक इसको समझाने की कोशिश की है। तो अब हम लेते हैं फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड जहां पे कुछ मेटल हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब हम वेरिएबल वैलेंसी लेते हैं। वेरिएबल वैलेंसी कौन कौन सी है हमारे पे, तो लेट्स सी। तो पहली वेरिएबल वैलेंसी है Cu, दैट इज कॉपर। अगर कॉपर की 1 वैलेंसी है तो मैं उसे बोलता हूं क्यूपरस। ठीक है, सिफिक्स आप देख रहे होंगे अस, तो यहां पे कॉपर की 1 एंड 2 है ना, आयरन की 2 एंड 3 है। तो एक इसमें छोटी वैलेंसी है और एक बड़ी वैलेंसी है। तो अगर छोटी वाली वैलेंसी में ले रहा हूं तो देखो उसमें सिफिक्स लग रहा है अस, क्यूपरस, फेरस। ठीक, तो पहले क्यूपरस या फेरस इस टाइप के सिफिक्स यूज करते थे, पर आजकल हम लेटेस्ट IUPAC में रोमन लेटर में इनकी वैलेंसी पुट कर देते हैं। तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए। तो लेट अस सी, दैट इज क्यूपरस वैलेंसी 1, फेरस वैलेंसी 2। अब मेरे पे जो अपर एंड वैलेंसी है, जैसे कॉपर की 2 है, आयरन की 3 है, तो यहां पे जो सिफिक्स लगता है वो है क्यूपरिक, IC। ठीक है, IC, बिग BIG, क्यूपरस IC। तो जहां पे भी IC लगेगा वहां पे मुझे अपर एंड वाली वैलेंसी लेनी है। और यहां पे अगर IUPAC की बात करूं तो लेटेस्ट में
हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अब इन वैलेंसीज को हम फॉर्मूले में बना के देखते हैं। लेट्स रिवाइज दिस, राइट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चंस में वेरिएबल वैलेंसी जरूर आती है। तो आई होप द वेरिएबल वैलेंसीज आर क्लियर कि जब भी इक होगा तो हम अपर एंड वाली वैलेंसी लेंगे और जब भी अस होगा तो लोअर एंड वाली वैलेंसी लेंगे। नाउ लेट अस टेक द फॉर्मूला ऑफ आयरन टू सल्फाइड। ये एक तरीका लिखने का है जो लेटेस्ट चल रहा है, या मैं इसे लिख सकता हूं फेरस सल्फाइड। तो सबसे पहले इसका सिंबल आयरन। अब चूंकि मैं ये देख रहा हूं कि मेरा फेरस है और आयरन की दो वैलेंसी थी 2 एंड 3, तो यहां पे अस है, तो मैं कौन सी वैलेंसी लूंगा, लोअर एंड। और आईयूपीएसी के हिसाब से यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कौन सी वैलेंसी लेनी है, 2। नाउ वी हैव सल्फाइड, तो सल्फाइड होता है एस, इसकी भी वैलेंसी होती है 2। लेट्स इंटरचेंज इट, FeS लिखेंगे नहीं 2 क्योंकि कॉमन है। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। तो फेरस में हम कौन सी वैलेंसी लेंगे, लोअर एंड वाली वैलेंसी, और लोअर एंड की कौन सी वैलेंसी है, 2। ठीक, इसको मैं अगर रोमन में लिखता तो यहाँ पे आईयूपीएसी के हिसाब से आयरन 2, तो ये 2 मुझे ये बता रहा है कि इसकी वैलेंसी है। इसी तरीके से अस ये बता रहा है कि इसकी लोअर वैलेंसी लेनी है। So I think this is clear to you. So just give me a like if it is clear. So let's dive into another. अब हम देखते हैं फॉर्मूला ऑफ आयरन 3 सल्फाइड या फेरिक सल्फाइड। तो देखो जो लेटेस्ट आईयूपीएसी है उसमें यहाँ पे इसकी वैलेंसी लिखी हुई है। तो आयरन की मेरे पे 2 एंड 3 वैलेंसी थी, तो ये कह रहा है कि अब आपको थर्ड वाली वैलेंसी लेनी है जिसकी वैलेंसी 3 है। या यहाँ पे मुझे कैसे पता चल रहा है कि फेरिक में जो अपर एंड वाली वैलेंसी है, क्योंकि यहाँ पे सिफिक्स क्या लगा है, एक लगा है। तो फेरिक सल्फाइड, लेट्स राइट द सिंबल्स। Fe यहां पे मैंने लिया 3 एंड सल्फाइड वी हैव ऑलरेडी नो S2, इंटरचेंजेस Fe2S3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फेरिक सल्फाइड और आयरन 3 सल्फाइड। तो अब तक आपको सब चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी। चलिए एक और लेते हैं। नाउ लेट अस टेक द फॉर्मूला ऑफ कॉपर 1 सल्फाइड या क्यूपरस सल्फाइड। तो कॉपर की वेरिएबल वैलेंसी है 1 एंड 2। यहां पे हमने कौन सी ली, रोमन लेटर में पता चल गया 1, और हमें पुराने वाला जो मेथड है उससे ही पता चल गया अस यानी छोटे वाली वैलेंसी लेनी है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, इनका सिंबल्स लिखता हूं। कॉपर इज 1 एंड सल्फाइड इज 2, इंटरचेंजेड, सो Cu2S, Cu2S, that is cuprous sulfide. So I hope up till now everything is clear. So let's take another question. So here we go, the formula of कॉपर टू सल्फाइड या क्यूप्रिक सल्फाइड। तो कॉपर टू सल्फाइड आईयूपीएसी के हिसाब से यहाँ पे ऑलरेडी वो बता रहा है कि आपको वैलेंसी 2 लेनी है, और पुराने मेथड के हिसाब से इस एक से मुझे पता चल रहा है कि मुझे अपर एंड वाली वैलेंसी लेनी है। तो मुझे पता है कॉपर की वैलेंसी होती है 1 एंड 2, तो यहाँ पे ली जाएगी 2, कॉपर सिंबल Cu, वैलेंसी 2। नाउ लेट अस मूव टू सल्फाइड। सल्फाइड वी ऑलरेडी नो, इसकी वैलेंसी है 2, इंटरचेंज Cu2S2, चूंकि दोनों दो दो हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा CuS। सो up till now the chemical formula is clear। तो उसके लिए याद रखिए वैलेंसी चार्ट आपको याद करना है। अगर आपको वैलेंसी चार्ट याद नहीं है पहले उसको याद करिए, ठीक है। उसमें भी जो पॉलीएटॉमिक आयन है उनको याद करिए, ठीक। फिर जो मेटल है नॉन मेटल है वो तो याद हो ही जाएंगे, और वेरिएबल वैलेंसीज को स्पेशली याद रखिएगा। नाउ लेट अस टेक सम conceptual questions of a mole। So we already know that mole, what is one mole? One mole is nothing but a collection of 6.022 into 10 to the 23 particles। अब अगर मेरे पे है 1 mole of HNO3, ठीक है, मेरे पे 1 mole of HNO3 है। अब मुझे पता है कि HNO3 is a compound, तो हम कंपाउंड कैसे बनाए भाई, कंपाउंड बनाए मॉलिक्यूल से। तो अब मैं कुछ चीजें बता सकता हूं, वो क्या क्या चीजें हैं देखते हैं कि भाई 1 मोल ऑफ HNO3 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमें पता है 1 मोल क्या है, 1 मोल इज अ कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। तो इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो 1 मोल ऑफ HNO3 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं,
6.022 इंटू 10 के बाद 23 से एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ठीक, अब ये क्लियर है। अब मैंने क्यों बोला मॉलिक्यूल, क्योंकि मुझे पता है भाई HNO3 इज अ कंपाउंड और कंपाउंड बनता है मॉलिक्यूल से। सो अप टिल नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर कि अगर मुझे कंपाउंड दिया हुआ है तो मैं उसके मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूं। अगर 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड दिया हुआ है तो मैं उसके मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूं। अब हमें पता है कि भाई मॉलिक्यूल किससे बनता है, व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइंड टुगेदर। तो यानी मॉलिक्यूल बना एटम से, मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम। तो अब क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मेरे पे 1 मोल HNO3 है, 1 मोल HNO3 है, अब HNO3 कंपाउंड है तो उसमें कितने एटम है? तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 1 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान से सुनना, मेरा 1 मोल कंपाउंड था, 1 मोल HNO3 था, ठीक है। यानी 1 मोल HNO3 में मैं पूछ रहा हूं कि कितने, अब ये कंपाउंड है पूरा, यानी ये मॉलिक्यूल से बना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा पीछे कि 1 मोल HNO3 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? आप कहोगे सर 6.022 इंटू 10 का 23। अब मैं इस मॉलिक्यूल में पूछ रहा हूं कि कितने एटम है, तो यहां पे कितने मोल एटम है? अब यहां पे क्या लिखा है सब स्क्रिप्ट में? कुछ नहीं लिखा, तो 1 मोल एटम्स है। 1 मोल एटम मतलब इतने एटम्स, 6.022 इंटू 10 का 23। कितने एटम्स है नाइट्रोजन के? सब स्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा, तो 1 मोल एटम है। यानी अगर मैं नंबर की बात करूं तो आप कहोगे 6.022 इंटू 10 का 23। यानी मैं आपसे दो चीजें पूछ सकता हूं कि नाइट्रोजन एटम कितने हैं मोल की टर्म में बताओ, कितने हैं एटम के नंबर की टर्म में बताओ। तो 1 मोल HNO3 में 1 मोल एटम्स हाइड्रोजन है, 1 मोल एटम नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो ऑक्सीजन के कितने एटम है? देखो यहां सब स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, 3। तो 3 मोल एटम्स हैं 1 मॉलिक्यूल में, है ना। तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि कितने ऑक्सीजन एटम हैं मोल में बताओ। अगर ये पूरा कंपाउंड 1 मोल है, आपको सिर्फ 3 मोल, 3 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 का 23 का थ्राइस कर दो, 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स द एवोगैड्रो नंबर। सो आई थिंक द कंसेप्ट इज समवॉट क्लियर टू यू, राइट। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि 1 मोल जो है उसके मैं एग्जैक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकता हूं और नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकता हूं, ठीक है, जिससे वो बना है। अब हम देखते हैं कि भाई अगर मेरे पे 1 मोल HNO3 है तो क्या मैं उसका मास भी कैलकुलेट कर सकता हूं? यस, हम उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 मोल HNO3 का मास कितना होगा? जो उसका मोलर मास है, और मोलर मास हमने क्या पढ़ा है कि 1 मोल सब्सटेंस का मास। तो इसका मास निकाल लेते हैं। HNO3 में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के? 1, ठीक। और हाइड्रोजन का मास होता है 1U। नाइट्रोजन के कितने एटम है? 1, नाइट्रोजन का मास 14। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3, ऑक्सीजन का मास 16। तो 1 प्लस 14 प्लस 16 टाइम 3 इज 48। तो 48 प्लस 14 प्लस 1 इज 63। चूंकि मैं ये मोलर मास निकाल रहा हूं, यानी 1 मोल सब्सटेंस का मास निकाल रहा हूं, इसलिए मैं इसको बोलूंगा ग्राम पर मोल। व्हाट आई विल से, ग्राम पर मोल। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो अगर मेरे से कुछ भी पूछा जाए कि भाई 1 मोल कैल्शियम का मास क्या होगा, उसका मोलर मास दैट इज 14 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे HNO3 एक कंपाउंड था, तो 1 मोल HNO3 का मास क्या होगा, यानी उसका मोलर मास क्या होगा? जस्ट नाउ वी हैव सीन दैट इट विल 63 ग्राम पर मोल। ठीक, आपको मैं वो वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें कि हमने आगे देखा है कि मोल के डिफरेंट क्वेश्चंस कौन कौन से सॉल्व होते हैं।